प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। लर्निंग विद सत्या में आपका स्वागत है। आज हम इस कक्षा में 10वीं कक्षा के कुछ प्रश्न पत्र करेंगे जो हमारे बोर्ड की कक्षाएं होंगी। बिल्कुल वैसा ही पैटर्न होगा, क्या इसी तरीके से क्वेश्चन है जो आएंगे। तो कैसे हम इसको करेंगे ये आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। और इस प्रश्न पत्र को करने से आपको ये भी पता चल जाएगा कि प्रश्न है जो किस तरीके से आएंगे और हमें अटेम्प्ट उनको कैसे करना है और किस तरीके से करना है। तो मैं इस प्रश्न पत्र में आपको अपठित गद्यांश, पद्यांश और व्याकरण का भाग करवाऊंगी और आसानी से हम इसको कर सकते हैं। तो सभी बच्चे ध्यान से समझें। सबसे पहले इसमें गद्यांश है। जो गद्यांश है अपठित है। मैं इसको नहीं पढ़ूंगी क्योंकि मैंने इसको अच्छे से पढ़ लिया है और पढ़ने के बाद इसके प्रश्नों के उत्तर हैं जो वो मैंने देख लिए हैं। तो पढ़ने में हम समय की बर्बादी नहीं करेंगे। चलो अब शुरू करते हैं। तो इसको पहले ध्यान से पढ़ लेना है। तो प्रश्न पहला क्या है? गद्यांश में चर्चित समस्या समग्र रूप से किस पर विचार करती है? तो इसमें समग्र रूप से मतलब पूर्ण रूप से, पूरे होल रूप से, मतलब एक पूरा पहरा है जो वो किसके बारे में बता रहा है। तो ये पूरा जो वो है इसमें आध्यात्मिक अवमूल्यन के बारे में बताया जा रहा है। इसका ये जो तीसरा क्वेश्चन है, जो तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। आगे देखिए, गद्यांश में यथा तथ्य मूल्यों का क्या अभिप्राय है? यथा तथ्य मूल्य, यहाँ सिर्फ यथा और तथ्य जो शब्द दिया गया यथा तथ्य, उसका ही हमने मीनिंग बताना है। क्या है इसका मीनिंग? क्या है? क्या है। जब आप गद्यांश पढ़ोगे तो आपको इसको समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या है। तो इसका यथा तथ्य क्या है, इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे देखिए, गद्यांश के अनुसार प्रथम वास्तविकता में क्या सम्मिलित होता है? प्रथम वास्तविकता में क्या सम्मिलित होता है? इसका ऑप्शन चौथा है वो बिल्कुल सही है। प्रबुद्ध बुद्धिवाद इसका आंसर होगा। आगे देखिए, वैज्ञानिक तथा मानवीय दो संस्कृतियों के मेल का तात्पर्य है। इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है सामान्य दृष्टिकोण की पुनर्स्थापना। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। गद्यांश इंगित करता है कि विज्ञान ने सिद्ध किया है कि द्रव्य ऊर्जा है। इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए, अपठित जो काव्यांश है या पद्यांश है उसको हम करेंगे। पहला प्रश्न है, जब असह्य इस दर्द से मैं असह्य दर्द का कारण क्या है? तो इसका जो वो है मीनिंग क्या है? वनों का न रहना, क्योंकि ये वनों के ऊपर ही पूरा वो बताया गया है। तो इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वनों का न रहना। आगे दूसरा है, जब कुल्हाड़ी की तृषा है बढ़ रही, कथन से क्या तात्पर्य है? दूसरे का अर्थ है पेड़ों को काटकर भी तृप्त न होना। तृप्त मतलब प्यास न बुझना। तो यहाँ पर इसका दूसरे का चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अंत्येष्टि के लिए लकड़ियां सुलभ न होने का कारण है। अंत्येष्टि होता है अंतिम क्रियाक्रम जो हम मृत्यु के बाद समय करते हैं, लकड़ियां जलाते हैं और मनुष्य उसमें रखते हैं, उसको बोलते हैं अंत्येष्टि। तो इसके लिए लकड़ियों का उपलब्ध न होना, इसका मतलब क्या है? साफ सा मतलब होगा कि जब लकड़ियां नहीं है तो इसका मतलब क्या है? वन काटे जा रहे हैं। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। पेड़ों को मानव बंधु क्यों कहा गया है? चौथा ऑप्शन, चौथे में देखिए, क्योंकि पेड़ हमें अपना सर्वस्व देते हैं। ये कविता में मेंशन है, इसीलिए हमने इसमें ये आंसर रखा है कि पेड़ हमें अपना सर्वस्व देते हैं। इस कविता से क्या प्रेरणा दी गई है या इस कविता में क्या प्रेरणा दी गई है? इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वन संरक्षण की। तो आपके पद्यांश है जो दो आएंगे आपके सामने अथवा में, आप इन दोनों में से कोई एक कर सकते हो जो आपको आता हो। तो आगे देखिए, पहला दूसरे इसमें गद्यांश में क्या है, जो कविता हमारी दूसरी है उस काव्यांश में पहला प्रश्न है, काव्यांश के आधार पर बताइए कि कवित्री ने अपने बचपन को किस रूप में पुनः पाया? तो अपनी बिटिया के रूप में। इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए, दूसरा क्वेश्चन, कवित्री वर्षों से किसे खोज रही थी? कवित्री वर्षों से किसे खोज रही थी? तो वो अपने बचपन को खोज रही थी। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। कवित्री की बेटी के चेहरे पर किस कारण
विजय गर्व झलक रहा था। तो इसमें आएगा माँ को मिट्टी खिलाने लाने के कारण। इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। छोटे बच्चे मिट्टी खाते हैं ना, तो माँ का बचपन भी उसको माँ को अपना बचपन याद आया हुआ है, तो बच्ची उसको मिट्टी दे रही है खाने के लिए, तो इससे मतलब उसका चेहरा जो गर्व है वो झलक रहा है। मिट्टी खिलाने आई बेटी की छवि कैसी थी? इसमें चौथे का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसका अंग अंग पुलकित हो रहा था और उसकी भोली आंखों से उत्सुकता छलक रही थी। आगे देखिए, बेटी और माँ के बीच क्या संवाद हुआ? संवाद मतलब बातचीत हुई। तो माँ ने पूछा, क्या लाई हो? इसमें दोनों के बीच में बातें हुई थी, तो वहाँ पर पूछा है, माँ ने पूछा क्या लाई हो, और बेटी बोल उठी, माँ काओ। यहाँ पर मिट्टी के बारे में बताया गया है और ये दोनों बातचीत कर रही है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे इसमें व्याकरण का पाठ है, हम व्याकरण का पाठ करेंगे। रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से किसी 4 के आपने उत्तर देने हैं। 5 आएंगे, 4 के आपने उत्तर देने हैं, तो ध्यान से समझना है। वहाँ ऑप्शन भी दिए गए हैं साथ में। ऑप्शन समझ में ना आए तो एलिमिनेट करके भी आप देख सकते हो, ताकि आपका आंसर है वो सही हो जाए। कैसे करेंगे? वह घर गया और पुस्तक ले आया। अब इसमें देखिए, ना तो ये साधारण वाक्य है, ना ये मिश्र वाक्य है। ठीक है, तो हमारे पास बचा क्या फिर? सरल वाक्य। नहीं, ये सरल वाक्य भी नहीं है और मिश्र भी नहीं है, तो हमारे पास बचा क्या? संयुक्त वाक्य। तो हमारा ये संयुक्त वाक्य है, 2 वाक्य मिलकर बने हैं। वह घर गया और पुस्तक ले आया, तो इसमें पहला ऑप्शन सही है। निम्न में संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। संयुक्त वाक्य ढूंढना है। उसने खाना खाया और सो गया। वह खाना खाकर सो गया। उसने अभी तक अपना कार्य पूरा नहीं किया। अच्छा, तो आप भी सिगरेट पीते हैं। तो इसमें जो ये है, उसने खाना खाया और सो गया, ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, क्योंकि ये 2 वाक्य आपस में जुड़े हुए हैं। देर मत करो वरना गाड़ी छूट जाएगी। संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में परिवर्तित करना है। जब संयुक्त वाक्य हो, सरल वाक्य में करना हो, तो क्रिया एक ही दिखाई जाती है, उसमें मुख्य क्रिया एक ही दिखाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए, देर करने पर गाड़ी छूट जाएगी, इसको हम ऐसे बदलेंगे, देर करने पर गाड़ी छूट जाएगी। इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए, चौथा क्रिया विशेषण उपवाक्य का उदाहरण है। क्रिया विशेषण उपवाक्य का कौन सा उदाहरण है? इसमें क्रिया की विशेषता बताई जाएगी, तभी क्रिया विशेषण होगा। तो इसमें देखिए, चौथे में तुम बीमार पड़ गए क्योंकि तुम कसरत नहीं करते हो। अब करने की विशेषता बताई गई है ना, तुम क्या नहीं करते हो? कसरत नहीं करते हो, इसीलिए तुम क्या हो गए? बीमार हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर ये है जो क्रिया विशेषण वाक्य है, जो हमारा ये तीसरा पार्ट होगा। आगे 5वां देखिए, कॉलम है, आपस में मैच करने हैं कौन सा वाक्य है 5वें में। तो इसमें देखिए, 5वें में हम लोग पुणे घूमने गए, वहाँ 4 दिन रहे। सिंपल सी बात है भाई, संयुक्त वाक्य है। माता जी ने शीला को एक साड़ी दी, सरल वाक्य है। अध्यापक ने बताया कि कल स्कूल में छुट्टी होगी, तो भाई मिश्र वाक्य है। जब इतना पता है तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए, वाच्य भी इसमें हमने मिलान करना है। सलमा से गाना गाया जाता है तो भाववाच्य बन गया। पिताजी अखबार पढ़ते हैं, तो पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, तो कर्तृवाच्य बन गया। अब शुभम से पढ़ा जाता है, शुभम द्वारा पढ़ा जाता है, तो कर्मवाच्य बन गया। तो हमारा इसका चौथे का घ भाग है, जो ये तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। सलमा से गाना गाया जाता है, कर्मवाच्य, और पिताजी अखबार पढ़ते हैं, कर्तृवाच्य। अब शुभम से पढ़ा जाता है, तो भाववाच्य। ये ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, इसमें एक का ही चेंज हुआ है, बस सलमा से गाना गाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, चौथा का दूसरा भाग है। निम्नलिखित वाक्यों में से कर्तृवाच्य वाले वाक्य छांटिए। कर्तृवाच्य मतलब कर्ता वाले, जिसमें कर्ता प्रधान है, वो वाक्य छांटने हैं। मुझसे खिलौना नहीं टूटा, मुझसे से आ गया तो यहाँ पर, ठीक है, तो ये कर्तरी नहीं है। सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्र को बलिदान और त्याग का संदेश दिया,
हमसे इतने पैसे काम नहीं किए जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। तो भाई हमसे, मुझसे, ये सारे हैं जो ये कर्तृवाच्य में नहीं होंगे। ये हमारा जो सेकंड है सुभाष चंद्र बोस, ये हमारा होगा कर्तृवाच्य में। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तीसरा है, निम्नलिखित वाक्य में वाच्य बताइए कौन सा है। गांधी जी ने विश्व को शांति का संदेश दिया। तो गांधी जी इसमें कर्ता हैं, काम करने वाले कौन हैं, गांधी जी हैं। तो इसका मतलब साफ साफ यह हुआ कि जो तीसरा हमारा वाक्य है इसमें कर्तृवाच्य है। ठीक है, आगे देखिए। मजदूर मकान बनाता है, इस वाक्य का कर्मवाच्य होगा। कर्मवाच्य बनाना है, कर्मवाच्य के द्वारा से इस तरीके से बनाएंगे। तो मजदूर मकान बनाता है, ये हमारा कर्तृवाच्य है, तो हमने इसको कर्मवाच्य में बदलना है। मजदूर द्वारा मकान बनाया जाता है। ठीक है, मजदूर द्वारा मकान बनाया जाता है। तो इसमें आ जाएगा पहला ही ऑप्शन इसमें सही है। मैं यह बोझ नहीं उठा सकता। बोझ मतलब भार। इस वाक्य का भाववाच्य होगा, तो हमने इसको भाववाच्य में बदलना है। मैं यह बोझ नहीं उठा सकता। बोझ नहीं उठा सकता, तो भाई असमर्थता दिखाई गई है। जब असमर्थता दिखाई जाती है तो वहाँ पर भाववाच्य होता है। तो हम बनाते हैं वहाँ पर, मुझसे यह बोझ है, जो भार है वो नहीं उठाया जाता। बोझ, भार एक ही बात है। ठीक है, तो मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाता। आगे देखिए, पांचवा है जो, इसमें हमारा पद परिचय है। पद परिचय में हमें कोई एक शब्द दिया गया, उसी के बारे में हमने बताना है। अब मजदूर फावड़े से जमीन खोदता है, यहाँ पर फावड़ा शब्द है जो, फावड़े है जो, हमने उसका पद परिचय जानना है। तो यहाँ पर देखिए, फावड़े है जो वो है व्यक्ति जातिवाचक, क्योंकि फावड़ा क्या है, जातिवाचक है, और एक वचन भी है, और पुल्लिंग भी है, और फिर कर्ण कारक भी है। क्योंकि से शब्द आया है तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो यहाँ पर कर्ण कारक आएगा। फावड़े से मतलब कर्ण कारक। तो इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा है, रचना 10वीं में पढ़ती है। अब रचना का हमने पद परिचय देना है। तो रचना में पहले संज्ञा देंगे, फिर वचन देंगे, फिर लिंग देंगे, फिर कारक देंगे। ये 4 चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी वाक्य में। जब भी पद परिचय करते हो शब्द का, तो पहले ये चीज़ें ढूंढिए। अगर ये हैं तो इन चारों को लिख दीजिए। अगर ये 4 आपने सही लिखे हैं तो आपका 1 नंबर कहीं नहीं है, वो अवश्य मिलेगा आपको। पहले संज्ञा, वचन, लिंग और कारक, इन 4 चीज़ों को इसमें अच्छे से ढूंढिए। रचना क्या है, अब यहाँ पर रचना है जो व्यक्तिवाचक है। ठीक है, क्योंकि नाम है किसी का तो नाम हमेशा व्यक्तिवाचक में ही आता है। अब रचना एक वचन भी है, और रचना स्त्रीलिंग भी है, और ये रचना जो है जो पढ़ने का काम खुद कर रही है, तो इसका मतलब ये रचना है जो वो कर्ता कारक है। तो इसका हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, व्यक्तिवाचक, एक वचन, स्त्रीलिंग, कर्ता कारक। ठीक है, तो ये हमारा पहला ही सही है इसमें। आगे देखिए, तीसरा ऑप्शन है जो, निम्नलिखित वाक्य के रेखांकित पद का सही पद परिचय दीजिए। श्याम बहुत मधुर गाता है। मधुर शब्द का हमने देना है। अब इसमें उन्होंने बताया विशेषण, संज्ञा, क्रिया विशेषण, क्रिया। अब वो मधुर गाता है, गाना, गाना है जो वो क्रिया है। अब क्रिया की जब विशेषता बताई जाएगी तो वो क्रिया विशेषण होगा। ठीक है, कभी भी जब भी क्रिया की विशेषता बताई जाती है तो वो क्रिया विशेषण ही होगा। अगर संज्ञा सर्वनाम की बताई जाती है तो वो विशेषण होगा। तो विशेषण तो आएगा नहीं क्योंकि संज्ञा सर्वनाम की बताई नहीं है, और संज्ञा आएगा नहीं क्योंकि मधुर है वो संज्ञा है ही नहीं है। तो क्रिया विशेषण, क्रिया भी नहीं आएगा क्योंकि क्रिया मधुर है जो वो क्रिया नहीं है, गाना क्रिया है। तो बचा क्रिया विशेषण। तो हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे देखिए, उसने अच्छा गाया। उसने अच्छा गाया, अच्छा गाना मतलब सीधी सी बात है, अच्छा गाना। तो ये भी क्रिया विशेषण है, गाने की विशेषता बताई गई है इसमें भी। ठीक है, आगे देखिए बच्चे, कुछ लोग बहुत आलसी होते हैं। इस वाक्य में रेखांकित पद का पद परिचय, आलसी बहुत होते हैं, कम होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो ये सारे के सारे परिणामवाचक में ही आएंगे, परिमाणवाचक में ही आएंगे, परिमाणवाचक में आएंगे। तो कम, ज़्यादा, बहुत, थोड़े, तो ये सारी इस प्रकार की जो बातें हैं वो परिमाणवाचक में आएंगी। तो परिमाणवाचक इसमें हम बताएंगे।
ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण। इसमें पहला और चौथा ऑप्शन बिल्कुल सेम है, लेकिन एक में विशेषण लिखा है, एक में प्रविशेषण लिखा है, तो इसमें यही डिफरेंस है। अगर हमने चौथा ऑप्शन लगा दिया तो हमारा हो जाएगा गलत, पहला ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि ये हमारा परिमाणवाचक विशेषण है, प्रविशेषण नहीं है। क्लियर है। तो आगे हमारे पास है अलंकार। अलंकार में करते हैं, विपुल धन अनेक को रतन हो साथ लाए, प्रियतम बता दो लाल मेरा कहाँ है। अब यहाँ पर जो लाल शब्द है ना, इसके यहाँ पर दो मतलब लिख रहे हैं। एक तो लाल मतलब जो कीमती वस्तु है, और दूसरा लाल बेटा। तो जब एक ही शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके हुए होते हैं, तो वहाँ पर एक अलंकार होता है श्लेष अलंकार। तो इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने, उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो यहाँ पर पढ़ते पढ़ते हमें पता चल रहा है कि इसमें तनु, मनु, ठीक है, मानो, इस तरीके के प्रयोग हुए हैं। तनु तो होता है शरीर, और मानो, मानो मतलब कल्पना की गई है। और एक अलंकार हमारा ऐसा है जिसमें जनु, जानो, मनु, मानो, इस तरीके के शब्द हम प्रयोग करते हैं, तो वो हमारा अलंकार होगा उत्प्रेक्षा अलंकार, क्योंकि इसकी पहचान है मनु, जनु, जानो, मानो, इस तरीके के शब्द इसमें आते हैं। आगे देखिए, इसमें लोहरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। तो यहाँ पर झांक रही, झांकने का कार्य मनुष्य जाति करती है, और इन्होंने कहा है कि नीलम की कली, नीलम का पौधा है वो झांक रहा है। तो मतलब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि नीलम की कली है जो, उसको एक युवती की भांति यहाँ पर दिखाया गया है। और जब किसी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग की भांति काम करते हुए दिखाया जाता है, मूवमेंट, गतिविधियां करते हुए दिखाया जाता है, तो वो हमारा मानवीकरण अलंकार होता है। मानव की भांति क्रियाएं करेगा तो मानवीकरण अलंकार। इसमें तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए, जोजन बर ते ही बदनु पसारा, कपि तनु किन्हीं दुगनु विस्तारा। उसने यहाँ पर देखिए, जोजन भर तेहू बदनु पसारा, उसने अपना बदन था ना जो बहुत लंबा चौड़ा कर लिया था। कपि तनु, कपि वहाँ बंदर है जो हनुमान के लिए प्रयोग किया गया है। अपना बदन उसने दुगना कर लिया, मतलब और उससे भी जो बहुत दो गुना बड़ा कर लिया। बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए, जुग सहस्त्र जोजन भर भानु, लीलो ताहि मधुर फल जानू। तो यहाँ पर जो बात है बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर कही गई है, उसमें से लिया गया है हनुमान चालीसा में से। तो बात को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, तो यहाँ पर चौथा ही अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार। तो ये हमारी व्याकरण थी। यहाँ पर पाठ्य पुस्तक में से जो भी प्रश्न है वो हम यहाँ पर नहीं करेंगे। इसमें देखिए, किसी पाठ में से, पान वाले में से एक आया है पद्यांश, गद्यांश, इसको इसमें से प्रश्न छांटने हैं। और उसके बाद है काव्यांश आया है, ये उसमें से जो वो है भ्रमर गीत है उसमें से है, इसमें से छांटने। ऑप्शन साथ में दिए गए हैं, ये इजीली हो जाता है, ऑप्शन साथ में दिए हैं। आगे देखिए, ये प्रश्न है कुछ जो पाठों में से आए हुए हैं। इन प्रश्नों को अच्छे से कर लेना, क्योंकि इन्हीं में से कोई ना कोई प्रश्न है जो अवश्य आ जाएगा। और उसके बाद देखिए, हमारा ये है कुछ व्याकरण का और पाठ है, पत्र है और विज्ञापन है, ठीक है। ये इस तरीके से इन प्रश्नों, इनको ना सैंपल के रूप में कर लेना, करके देख लेना, ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरीके से हम लिख पा रहे हैं, क्या हम खुद से लिख भी पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं। अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो इन टॉपिक पर कुछ ना कुछ अवश्य लिख कर देखें। जैसे ये बरसात में कुछ पौध तैयार की है, निःशुल्क पौध वितरित करना चाहते हैं, ये विज्ञापन है एक, तो विज्ञापन बनाकर देख लेना है, ठीक है। और ये पत्र को लिख कर देख लेना है। और इसमें देखिए, ये जो हैं कुछ विद्यालय का प्रांगण है, जो जैसे निबंध हैं या अनुच्छेद हैं, इनको आप बनाकर देख सकते हो, इजीली आप कर लोगे। तो प्रैक्टिस करते रहिए और अच्छे से करते रहिए। एक दूसरे सैम्पल पेपर के साथ अगली वीडियो में फिर आऊँगी, आपको अच्छे से समझाऊंगी, बताऊंगी। कहीं पर कोई डाउट लगा हो इस क्वेश्चन पेपर को करने में, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तब तक के लिए तैयारी करते रहें और आगे बढ़ते रहें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।